ये आपका आज का संपादकीय पाठ है और संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग हो, निबंध हो या फिर आप देखिए इंटरव्यू हो, हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को यहाँ से मिलती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। इस तरह के जो आर्टिकल लिखे जाते हैं उन्हें जरूर आप लोग देखा करिएगा। मोदी और मुसलमान, देखिए हमारे देश में प्रधानमंत्री को लेकर बहुत सारी बातें उठती रहती हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए मुस्लिमों को उम्मीदवार नहीं बनाती है, टिकट नहीं देती है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय उन्हें वोट नहीं देती है। तो भाजपा लगातार तीसरी बार अपने दम पर बहुमत पाने से क्यों चूक गई, इसे लेकर समीक्षाओं का दौर जारी है। भाजपा की अपेक्षा से कमजोर प्रदर्शन का एक कारण यह भी सामने आया कि मुस्लिम मतदाताओं ने भाजपा के खिलाफ रणनीतिक रूप से एकजुट होकर मतदान किया। और देखिए बहुत सारे राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो इस तरह की बातें कहते रहते हैं, जो सर्वे कराने वाली एजेंसियां हैं वो इस तरह की बातें कहती रहती हैं कि बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं देते, मुस्लिम समुदाय, और वो ऐसे उम्मीदवार को या ऐसी पार्टी को वोट देते हैं और एक तरफा देते हैं जो बीजेपी को हराने की स्थिति में हो। जैसे आप देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक तरफा दिया उन्होंने, आप देखते हैं कि उनके जो मुस्लिम उम्मीदवार थे उन्हें नहीं दिया, ओबीसी को नहीं देते, ओवैसी है ना उसे भी नहीं देते हैं। उत्तर प्रदेश में उसने आप देखिए चुनाव लड़ा लेकिन एक तरफा अखिलेश यादव को दिया, मायावती को छोड़ दिया था, क्योंकि 2022 में ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव बीजेपी को हराने वाले हैं। और आप देखते हैं कि CSDS लोकनीति के सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर जहां 65% से अधिक मुस्लिम मतदाताओं ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया, उत्तर प्रदेश में तो यह आंकड़ा 92% तक रहा। और भाजपा को जिन राज्यों में सीटों के संदर्भ में सर्वाधिक क्षति पहुंची उसमें ऊपर उत्तर प्रदेश का नाम है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी और यहाँ वह पिछली बार के मुकाबले आधी से कम सीटें जीत सकी। क्या बाकी मोदी सरकार या फिर भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुस्लिम विरोधी है, जैसा कि अक्सर वामपंथियों स्वयंभू सेकुलरवादी भाजपा विरोधी दलों द्वारा नैरेटिव गढ़ा जाता है? और क्या मुस्लिम समाज मोदी सरकार से इसलिए नाराज था क्योंकि उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हो रहा था? मोदी सरकार में ऐसी बीसियां योजनाएं हैं, बीसियों, और जिनका लाभ करोड़ों लाभार्थियों को बिना किसी जाति मजहबी भेदभाव के आज भी मिल रहा है। और देश की जनसंख्या में आप देखिए मुसलमानों की आबादी 15% से अधिक है, फिर भी कौशल भारत योजना के 1.23 करोड़ लाभार्थियों में लगभग 23% मुस्लिम है। जनधन योजना के अंतर्गत 52 करोड़ से अधिक खाते खोले गए, इनमें 42% खाते मुसलमानों के हैं। केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के 35%, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 37%, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 30% लाभार्थी मुस्लिम है, जबकि राज्य में मुस्लिम आबादी करीब 20% है। और मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में उनकी हिस्सेदारी 24 से 30% है। इसके बावजूद राज्य में 90% से अधिक मुसलमानों ने भाजपा को हराने के लिए वोट दिया। आखिर इस अंध विरोध का क्या कारण है? तो भारतीय मुस्लिम समाज के एक बड़े वर्ग में कथित उपेक्षा, असंतोष और असुरक्षा का भाव पिछले 10 से 20 वर्षों से नहीं अपितु आजादी के बाद से व्याप्त है। और तब इसे दूर करने के लिए गांधी जी ने उस घोर मजहबी और विशुद्ध विदेशी खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया जिसका तत्कालीन भारतीय मुसलमानों से कोई सरोकार नहीं था। गांधी जी ने 1947 में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के समक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों में अंतरिम सरकार की कमान सौंपने का प्रस्ताव तक रख दिया था, परंतु तत्कालीन मुस्लिम लीग नेतृत्व टस से मस नहीं हुआ था। गांधी जी चाहते थे कि भारत का बंटवारा ना हो, पाकिस्तान अलग ना बने, इसलिए कहते हैं वह इस्लाम के नाम पर अलग देश मांगता रहा और अंततः आप देखिए भारत का विभाजन हुआ और जिसमें लाखों लोगों की जान गई। मुस्लिम समुदाय के बड़े हिस्से में भाजपा विरोधी द्वेषपूर्वक गए। उनके उसी ऐतिहासिक अलगाव का हिस्सा है जो सर सैयद अहमद खां के द्विराष्ट्र सिद्धांत के समय से चला आ रहा था। चुनाव में मुस्लिम समाज ने इसी मंशा के साथ कांग्रेस सहित अन्य भाजपा विरोधी दलों का समर्थन किया। क्या विभाजन से पूर्व आप देखिए कांग्रेस और मुस्लिम वर्ग में मधुर संबंध थे? तो 1937-38 में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों में मुस्लिमों पर अत्याचार की जांच हेतु पीरपुर समिति का गठन किया और उसने रिपोर्ट में गौरक्षा, वंदे मातरम, तिरंगा दंगा, हिंदी भाषा और बहुसंख्यक वाद आदि विषयों को लेकर कांग्रेस को सांप्रदायिक बताया था। बाद में अंग्रेजों और वामपंथियों के समर्थन से इन आरोपों को इस्लाम के नाम पर भारत के विभाजन हेतु मुख्य तर्क बनाया गया। यह आरोप आज भी आप देखिए जस का तस है। और तब यह आरोप इकबाल जिन्ना की मोहम्मद लीग
ने मुस्लिम लीग ने वामपंथियों अंग्रेजों के साथ मिलकर गांधी पटेल नेहरू की कांग्रेस पर लगाए थे। आज आप एक आक्षेप सोनिया राहुल प्रियंका की कांग्रेस मार्क्स मैकाले मानस पुत्रों के साथ मिलकर मोदी शाह योगी की भाजपा पर लगा रहे हैं। और आम चुनाव के दौरान ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी ने सार्वजनिक मंच से भाजपा को हराने के लिए वोट जिहाद का आह्वान किया। और आप देखिए चुनाव परिणामों से ऐसा लगता है कि असल में ऐसी कोई संकल्पना सचमुच अस्तित्व में आ गई है। यह भी एक तथ्य है कि जिन राज्यों में वोट जिहाद के कारण भाजपा अपने बलबूते बहुमत लाने से चूक गई, वे राज्य स्वतंत्रता से पहले पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक आंदोलित थे और उस समय मुस्लिम लीग का समर्थन ही पाकिस्तान की हामी भरने जैसा था। तत्कालीन बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, बॉम्बे, महाराष्ट्र आदि राज्यों में भी 85 से 100% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के साथ दिया था। हालांकि उनमें से अधिकांश भारत छोड़कर गए ही नहीं और आप देखते हैं कि और कांग्रेस में शामिल होकर एकाएक सेकुलर बन गए। इसमें मुस्लिम लीग के भी कई नेता थे, जैसे मोहम्मद इस्माइल। स्वतंत्रता के से पहले वह जिन्ना और सांप्रदायिक आधार पर देश विभाजन के कट्टर समर्थक थे। अपने सपनों का पाकिस्तान बनने के बाद इस्माइल न केवल लीग के अन्य कई नेताओं के साथ भारत में ही रहे, बल्कि उन्होंने 1948 में मुस्लिम लीग के भारतीय संस्करण इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML का गठन भी किया। यह दल सेकुलर तमगे के साथ भाजपा विरोधी मोर्चे INDI का हिस्सा भी है। कुछ समय पहले आप देखते हैं कि राहुल गांधी ने इसे पक्का सेकुलर दल करार दिया था। और इसी दल में ET मोहम्मद वसी ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी अब्दुल सलाम को केरल की मलप्पुरम सीट पर 5.5 लाख से अधिक वोटों से हराया है। और कटु सत्य ये भी है कि भारतीय मुसलमानों के एक वर्ग को वही मुस्लिम नेता पसंद हैं जो विचारों से कट्टरपंथी हों और आप देखिए या फिर भी उन्हें स्वयंभू सेकुलर दल के मुख्य रूप से निकट हों और जो इस्लामी कट्टरता को पुष्ट करने में उनके प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग करते हैं। यही कारण है कि उन्हें APJ अब्दुल कलाम सरी के मुसलमानों के बजाय मोहम्मद शहाबुद्दीन, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, OBC बंधु जैसे मुस्लिम नेता ही अधिक भाते हैं। और यह एक्सप्रेशन यह भी है कि जब आज़ादी से पहले गांधी, नेहरू, पटेल भारतीय मुसलमानों का दिल नहीं जीत पाए तो अब इसमें मोदी सहयोगी कैसे सफल हो सकते हैं। लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं बलबीर पुंज, इनके द्वारा लिखा गया है। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। आप क्या सोचते हैं इस पर? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा, ठीक है। दल बदलुओं के लिए कठिन होती राय, तो आप लोगों ने दल बदल कानून के बारे में सुने हैं कि नहीं सुने हैं? इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ना 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में, उसी में दल बदल कानून आया था। तो लोकसभा चुनाव के परिणामों ने दल बदल वाले नेताओं के सामने मुश्किल खड़ी कर दी। खासतौर पर हार का स्वाद चखने वाले ऐसे नेता अब अपने भविष्य को लेकर मंथन करने के क्रम में है, क्योंकि बहुत सारे जो दल बदल करके नेता गए हुए थे, जिन्हें टिकट मिला हुआ था, वो चुनाव हार गए। और खासतौर पर हार का स्वाद चखने वाले, और एक तो दल बदलने से लाभ नहीं मिला और वहीं अब पुरानी पार्टी में लौटने की गुंजाइश भी समाप्त हो गई। वैसे अब ऐसे नेताओं के जीतने की संभावना भी कम होती जा रही है। इस बार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दल बदल करने वाले नेताओं को जनता ने समर्थन नहीं दिया। चुनाव से पहले हर नेता भाजपा के टिकट को जीत की गारंटी मान रहा था और यही कारण रहा कि बड़ी संख्या में दूसरे दलों के नेता भाजपा में शामिल हुए, मगर टिकट पाने वाले ऐसे 25 से आप देखिए 20 नेता लोकसभा चुनाव हार गए। भाजपा का टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं का हाल भी कुछ अलग नहीं रहा। कांग्रेस का टिकट पाने वाले 6 में से 5 नेता चुनाव हार गए। और दल बदलना नेताओं के लिए नई बात नहीं है। नेता कई कारणों मसलन टिकट ना मिलने, दूसरी पार्टी में जीत की संभावना अधिक देखने आदि से पार्टी बदलते हैं और इस वजह से देश में कई बार राजनीतिक अस्थिरता का दौर भी देखा है। और आप देखिए कि सरकारें प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय खुद का अस्तित्व बचाने पर ज्यादा जोर देती रहती हैं। पिछली सदी के 7वें दशक में आया राम गया राम का जुमला विधायकों की लगातार दलीय निष्ठा बदलने की पृष्ठभूमि में ही बना था। और भारतीय राजनीति में दल बदल का इतिहास काफी पुराना है। पहले और चौथे लोकसभा चुनाव के बीच 2 दशक की अवधि में दल बदल के 542 मामले सामने आए थे और दल बदलू नेताओं के लिए सबसे अच्छा 1977 का आम चुनाव रहा था। आपातकाल के ठीक बाद हुए इस चुनाव में इंदिरा गांधी से मुकाबले के लिए कई राजनीतिक ताकतों ने हाथ मिलाया
और तब चुनाव में उतरे 2,439 उम्मीदवारों में से 6.6% यानी कुल 161 दल बदलू थे और इनकी सफलता दर 68.9% थी, जो अब तक का उच्चतम स्तर था। एक तरह से 1980 के लोकसभा चुनाव में कुल 4,629 उम्मीदवारों में से 377 यानी 8.1% दल बदलू नेता थे और आप देखिए इनमें से 20.69% सफल हुए। 1984 का साल कांग्रेस में आने वाले दल बदलुओं के लिए अच्छा साबित हुआ। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर रही। तब कांग्रेस ने 32 दल बदलू उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें आप देखिए 26 को जीत मिली थी और 1984 में भाजपा ने अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा। तब भाजपा पार्टी से 62 दल बदलू उम्मीदवार लड़े थे, लेकिन किसी को भी जीत नहीं मिली थी। अगर 2004 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कुल उम्मीदवारों में दल बदलू उम्मीदवारों का हिस्सा 3.9% था और उनकी सफलता दर 26.2% थी और 2014 में भाजपा के टिकट पर लड़ने वाले दल बदलू उम्मीदवारों की सफलता दर 66.7% थी। वहीं कांग्रेस के लिए यह आंकड़ा 5.3% था। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 800 से अधिक उम्मीदवारों में अलग अलग दल के 195 दल बदलू उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से आप देखिए केवल 29 को ही जीत मिली और तब भाजपा के कुल उम्मीदवारों में 5.3% दल बदलू थे और जिनमें से 56.5% को जीत मिली थी। कांग्रेस के कुल उम्मीदवारों में 9.5% दल बदलू थे और जिनमें से आप देखिए जीत सिर्फ 5% को मिली थी। इस प्रकार 2019 के आम चुनाव में दल बदलू नेताओं की सफलता दर 15% से कम रही और जबकि 1960 के दौर में औसतन लगभग 30% दल बदलू नेता चुनाव जीत रहे थे। ऐसा नहीं कि इसे रोकने के लिए उपाय नहीं किए गए हैं। देश में एक मजबूत दल बदल विरोधी कानून है जो नेताओं को दलीय निष्ठा बदलने से रोकता है। हालांकि यह कानून उस स्थिति में प्रभावी नहीं रह जाता है जब किसी दल से दो तिहाई जनप्रतिनिधि टूटकर किसी अन्य दल में शामिल होते हैं, जैसे आप देखते हैं, या अलग पार्टी बना लेते हैं। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल के सदस्य सांसदी या फिर विधायकी से अयोग्य होने से बच जाते हैं और आप देखिए कानून में कमी यह है कि अयोग्यता से राहत दल बदल के पीछे के कारण के बजाय सदस्यों की संख्या पर आधारित है और इसका अंतर्दलीय लोकतंत्र पर प्रभाव बढ़ता है और दल से जुड़े सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। लोकतंत्र में संवाद का अत्यंत महत्व है। जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, उसकी अनुमति से शासन होता है और उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। और परंतु यह कानून जनता का नहीं बल्कि दलों के शासन की व्यवस्था अर्थात पार्टी राज को बढ़ावा देता है और दुनिया के कई परिपक्व लोकतंत्र में दल बदल विरोधी कानून जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशों में यह जनप्रतिनिधि अपने दलों के विपरीत मत रखते हैं या पार्टी लाइन से अलग होकर जाकर वोट करते हैं तो भी वे उसी पार्टी में बने रहते हैं। परंतु भारत में कोई नेता पार्टी लाइन से अलग किंतु महत्वपूर्ण विचार रखे तो भी उसे नहीं सुना जाता है और इन कारणों से भारतीय राजनीति में दल बदल समस्या के रूप में उभरा है। लोकतंत्र में जनता मतदान द्वारा किसी विशेष व्यक्ति को संसद या विधानसभा के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनती है, पर जब वह धन पद की लालच में किसी अन्य दल में चला जाता है तो उसके विश्वास को ही तोड़ता है। आज की परिस्थितियों को देखते हुए दल विहीन लोकतंत्र ही भारत के लिए बेहतर है। ऐसा लोकतंत्र जिसका आदर्श समाज हो तथा जिसमें आप देखिए विरोधी और वित्तीय स्पर्धा का स्थान व्यापक लोक कल्याण से प्रेरित सहयोग एवं सर्वोदय की भावना ने लिया है। लेखक हैं, राजनीति शास्त्री हैं, इनका नाम है डॉक्टर जगदीप सिंह। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। स्वार्थ की विफलता, एक कॉलम अच्छा लिखा जाता है। स्वार्थ में दो शब्द हैं, एक है स्व और दूसरा है अर्थ। इसमें से आप देखिए स्व का अर्थ है अपना और अर्थ का मतलब है कामना की पूर्ति। इस तरह इस शब्द का अर्थ है अपनी इच्छा की पूर्ति। यह मनुष्य के जीवन की एक ऐसी वृत्ति है जो उसे जन्म से ही प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी जो कामना है उसकी पूर्ति निरंतर होती रहे और इस चाह में सर्वप्रथम यह इच्छा होती है कि उसका यह शरीर सुंदर हो, सबल हो तथा स्वस्थ बना रहे। किंतु यह विडंबना है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। वह चाह कर भी अपनी इच्छा से ना तो सुंदर हो सकता है और ना ही सबल रह सकता है और ना ही स्वस्थ रह सकता है। सुंदरता प्रकृति के अधीन है। जैसे ही प्रकृति ने चाहा वैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है और उसकी सबलता भी प्राकृतिक वातावरण तथा इसके खान पान के अधीन होती है। स्वास्थ्य तो पूरी तरह से प्रकृति के अधीन ही है
और इसी तरह से व्यक्ति यह सोचता है कि वह अपने माता पिता, भाई बंधु तथा पुत्र पुत्रियों को भी स्वस्थ एवं प्रसन्न देखे और उसका पारिवारिक समूह पीड़ित तथा दुखी ना हो। किंतु स्थिति भी फिर भी वही होती है जिसमें वह कुछ करने की स्थिति में नहीं होता है। सभी अपने अपने कर्म के आधार पर फल भोगते हैं। कोई सुखी होता है तो कोई दुखी होता है। कोई अपने जीवन में संपन्नता का अनुभव करता है और दूसरा लाख प्रयत्न करने के बाद भी विपन्न रहने से बच नहीं पाता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि सब कुछ जो भी होता है वह विधि विधान का संयोजन है। इस सब के विपरीत भी यदि व्यक्ति यह चाह ले कि उसे केवल अपना स्वार्थ ही सिद्ध करना है, तब भी उसकी कामना की पूर्ति और संसार के भोग का सामर्थ्य उसके हाथ में नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन, वचन और कर्म से राम जी के चरणों में प्रेम हो। इंटरेस्टिंग कॉलम है। हद पार करता कनाडा। या आप देखिए, कनाडा की संसद ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत की पहली बरसी पर जिस तरह से उसे श्रद्धांजलि दी है, वह आतंकवाद का बेशर्मी से किया जाने वाला महिमा मंडन है। एक आतंकी के प्रति आंसू बहाकर केवल खालिस्तानी आतंकियों के प्रति ही नरमी का परिचय नहीं दिया गया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया गया कि कनाडा सरकार संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए भारत से संबंध बिगाड़ने पर तुली हुई है। कनाडा सरकार इस हरकत से यह भी साफ है कि चंद दिनों पहले ही वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इटली में भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार को लेकर जो कुछ कहा था वह छलावा था। वह खालिस्तानी आतंकियों अतिवादियों के प्रभाव में आकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति मर्यादा भी भूल चुके हैं। कनाडा की संसद ने जिस हरदीप सिंह निज्जर को याद किया, वही जिसे भारत ने आतंकी घोषित किया था, जो फर्जी दस्तावेजों के साथ कनाडा जाने में सफल रहा था। खालिस्तानी आतंकियों की गोटीय लड़ाई में उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन कनाडा सरकार ने बिना किसी भी प्रमाण इसके दोष कथित भारतीय एजेंट पर मरा था। माना है कि जस्टिन ट्रूडो की अलमत सरकार खालिस्तानी चरमपंथी जगमीत सिंह के नेतृत्व वाले दल के समर्थन से सत्ता में टिकी हुई है। तो कहते हैं कि इनकी भी मजबूरी है। और लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भारत में अलगाववाद और आतंकवाद की पैरवी करने वाले तत्वों की जी हुजूरी करने लगे। वह यही कर भी रहे हैं। ऐसा कहने करके वह भारत से संबंध खराब करने के साथ ही कनाडा की छवि आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। और यह किसी से छिपा नहीं कि कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी किस तरह नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त हैं और उनके इशारे पर पंजाब में टारगेट किलिंग होती रहती है और जस्टिन ट्रूडो इसमें अनजान नहीं हो सकते। खालिस्तानी आतंकियों ने जिस तरह एयर इंडिया के विमान कनिष्क को बम से उड़ा दिया था और जिसमें 300 से ज्यादा अधिक लोग मारे गए थे और इनमें से अधिकांश भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे, फिर भी कनाडा सरकार ने इस भयावह आतंकी घटना की ढंग से जांच नहीं की थी और इसी कारण केवल एक खालिस्तानी आतंकी को मामूली सजा हुई थी। यह अच्छा हुआ कि वैंकूवर स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में 23 जून को कनिष्क विमान हादसे की बरसी पर एक आयोजन करने जा रहा है। और भी अच्छा होगा कि नई लोकसभा में इस घटना का स्मरण कर कनाडा सरकार को शर्मसार किया जाए। कनाडा सरकार के प्रति सख्ती का परिचय देकर इसलिए आवश्यक है क्योंकि कनाडा में खालिस्तानी अतिवादी खुलेआम भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में लगे हुए हैं और वे कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों, उनके धार्मिक स्थलों और भारत के राजनयिकों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन गए हैं। बांधों की देखरेख जरूरी है। तो बिहार में कुछ ही दिनों में मानसून के आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अब तक कई जिलों में बाढ़ से बचाव की तैयारियां पूरी नहीं हो पाई हैं। बाढ़ सुखाड़ के पूर्व की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सतर्क करने के बाद जिलों में अधिकारी सक्रिय हुए हैं और प्रखंडों में भी समीक्षा बैठकें शुरू हुई हैं। ऐसी ही एक बैठक के दौरान यह बात सामने आई कि मुजफ्फरपुर जिले में कई जगहों पर बांध क्षतिग्रस्त हैं। कटरा से शिवदासपुर के बीच बागमती परियोजना के बांध में दर्जनों जगह रेन कट होने से इसके टूटने का खतरा बना हुआ है। ऐसी स्थिति में सिर्फ मुजफ्फरपुर की ही नहीं, कई अन्य जिलों में भी कमजोर तटबंधों की मरम्मत का काम पूरा नहीं हो पाया और इन क्षतिग्रस्त बांधों को यथाशीघ्र दुरुस्त कर लेना होगा। बांधों के साथ स्लुइस गेटों की भी देखरेख करनी होगी। सड़कों पर पड़ने वाले पुल पुलियों के नीचे जमी गाद को भी हटाने की जरूरत है। बांधों की मजबूती और उनकी देखरेख के लिए पहले की ही राशि जारी कर दी गई थी और कहने की जरूरत नहीं कि बाढ़ से बचाव के लिए जिन योजनाओं पर काम चल रहा है और उसकी सख्त मॉनिटरिंग की जाए ताकि काम पर कोई सवाल नहीं उठे। और उत्तर पूर्व बिहार के कई जिलों में बाढ़ से प्रभावित होते इन जिलों में मानसून से पहले हर वर्ष बचाव की तैयारी होती है। क्या होती है? तैयारी होती है।
और आप देखिए तटबंधों की मरम्मती का काम शुरू होता है, लेकिन बारिश के बाद इसके टूटने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके लिए बेहतर होगा कि इसकी जिम्मेदारी तय हो। हालांकि यह व्यवस्था बनी हुई है कि जूनियर इंजीनियरिंग और सहायक अभियंता की उपस्थिति में बाढ़ पूर्व तैयारियों से संबंधित काम होंगे। कार्यपालक अभियंता निरीक्षण रिपोर्ट मुख्यालय को उपलब्ध कराएंगे और कंक्रीट आदि के नमूने लेकर काम की जांच होगी। कोई गड़बड़ी पाई जाने पर कार्यपालक अभियंता ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे। और बिहार में आप देखते हैं ना, सुनते रहते हैं कि उद्घाटन होने से पहले ही बांध टूट गया, पुल टूट गया, बांध टूट गया, इस तरह की खबरें देश से आती भी रहती हैं। रूस यूक्रेन युद्ध भड़कने की आशंका, अब क्या भड़केगा इससे ज्यादा। आप देख रहे हैं कि कई बहुत लंबे समय से चल रहा है दोनों में युद्ध, ये तो आपको मालूम ही होगा। देखिए एक बार, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिलेगा। तो महत्वपूर्ण G7 देशों की 50वीं बैठक है ऐसे समय पर आयोजित थी जब दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर शक्ति का विकेंद्रीकरण हो रहा है, मानव युद्ध की विभीषिका झेलने के लिए मजबूर है। यूरोप एवं मध्य पूर्व की चुनौतियां लगातार बड़ी होती जा रही हैं। G7 वास्तव में दुनिया के सबसे समृद्ध एवं ताकतवर देशों का संगठन है और जिसके सदस्य अमेरिका, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान है। और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। वैश्विक राजनीति एवं अर्थव्यवस्था पर इसका वर्चस्व है। वैश्विक जवाबदेहियों और जरूरतों की अनदेखी करते हुए G7 के सदस्य देश दुनिया भर में मनमाने ढंग से आर्थिक एवं वित्तीय प्रतिबंधों को थोपकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते रहे हैं। और गाजा में आप देखते हैं कि इजरायली हमलों की और तीव्र होने तथा हाल में व्लादिमीर पुतिन के फिर रूस के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद रूस यूक्रेन के युद्ध में नया उफान आने की आशंकाओं के बीच संपन्न इस बैठक ने एक बार फिर पुतिन के गुस्से को भड़काने का ही कार्य किया है। दरअसल अमेरिका द्वारा रूस के विरुद्ध यूक्रेन को विभिन्न प्रकार के सैन्य उपकरणों की आपूर्ति किए जाने को लेकर पुतिन पहले से ही बेहद आक्रामक रहे हैं। इस पर और G7 देशों की संपन्न बैठक में यूक्रेन को उन्नत हथियार उपलब्ध कराने तथा रूस की जब्त संपत्ति में से 50 अरब डॉलर देने पर सहमति बनी है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत को इस बैठक से दूर रहना चाहिए था क्योंकि इससे पुतिन के नाराज होने का डर है, किंतु शायद ही भी यह नहीं जानते हैं कि G7 की बैठकों को में इसके सदस्य देश ही निर्णय लेते हैं। परंपरा के अनुरूप इसमें भाग लेने के लिए कुछ विकसित तथा विकासशील देशों को आमंत्रित किया जाता है। भारत इसमें अब तक 11 बार शामिल हो चुका है, इसलिए ये बातें महज कोरी कल्पना पर आधारित हैं। पुतिन वैश्विक राजनीति परिस्थिति में भारत की अहमियत, जरूरत और भूमिका से पूरी तरह वाकिफ है। उन्हें पता है कि भारत और रूस की मित्रता अटूट है। ना तो भारत कभी रूस के विरुद्ध उठाए गए किसी कदम में भागीदारी बनेगा और ना ही रूस भारत के खिलाफ किसी गठबंधन या गतिविधि में शामिल होगा। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को साफ साफ बता दिया कि उनका एजेंडा रूस के विरोध में खड़े होना नहीं है, वह तो मानवीय आधार पर यूक्रेन के निवासियों का समर्थन करते हैं। बहरहाल G7 के मंच से अपने मूल एजेंडे को प्रस्तुत करते हुए मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी में एकाधिकार को समाप्त करने और समाज के सभी वर्गों तक इसके लाभों की पहुंच सुनिश्चित करने की जरूरत है। देख लीजिए, ये टिप्पणियां रहती हैं, ये भी देख लिया करिएगा। इसकी PDF आपका एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाते हैं, तो जाकर देख लिया करिएगा, ठीक है। रोजगार रहित विकास की चुनौती, इसे भी देख लीजिए। और मैं कहता हूं इस तरह के अगर आर्टिकल लिखे जाए, एडिटोरियल लिखे जाए, तो बहुत कुछ यहां से मटेरियल आपके लिए मिल सकता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तथा मानव विकास संस्थान की भारतीय रोजगार रिपोर्ट 2024 बताती है कि आज की स्थिति में भारत के एक शिक्षित युवा के बेरोजगार होने की आशंका एक अशिक्षित युवा की तुलना में बहुत अधिक है। और भारत में केवल 3.4% अशिक्षित लोग बेरोजगार हैं, जबकि 29.9% स्नातक बेरोजगार हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार 12वीं पास युवाओं की बेरोजगारी दर 2000 के 35.5% से बढ़कर 2022 में ये आप देखेंगे कि कितना 65.7% हो गई है। और 2 दशकों में आप देखिए, 2 दशकों से विकराल होती चली आ रही यूथ स्ट्रेस की यह समस्या हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रति युवाओं की नाराजगी के रूप में दिखाई पड़ी है। कांग्रेस ने बेरोजगारी को चुनावी मुद्दा बनाकर इस यूथ स्ट्रेस को वोटों में बदलने में काफी हद तक कामयाब दिखाई दी है। और अब
जबकि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला संसद सत्र प्रारंभ होने वाला है, तो इस बार सरकार बेरोजगारों के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए युवाओं की नाराजगी को कम करने का भरसक प्रयास करेगी। अन्यथा भविष्य में युवाओं की नाराजगी की बड़ी कीमत सरकार को चुकानी पड़ सकती है। और मुझे लगता है कि अब समझ में भी आ गई होगी। और वस्तुतः भारतीय समाज में नौकरियां आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ आत्मसम्मान एवं सामाजिक पहचान के लिए बहुत जरूरी है, और आज के समय में तो बहुत जरूरी है। हरियाणा जैसे राज्यों में तो नौकरियां नहीं होने पर युवा अविवाहित रह जा रहा है, और इसलिए अब इस मुद्दे का राजनीतिकरण होता जा रहा है। सरकार अपने आंकड़ों में दिखाती है कि बेरोजगारी दर 2017 से 2023 तक कम हुई है, लेकिन ये आंकड़े यह नहीं बताते हैं कि शिक्षित युवा इतने निराश हो चुका है, अब वह नौकरी की तलाश से ही करना बंद कर चुका है, या फिर अपने पारिवारिक व्यवसाय में अपने माता पिता का हाथ बटाने लगा है। सरकार की दृष्टि में रोजगार तीन तरीके का होता है। एक वेतनभोगी होता है वर्ग, और दूसरा आप देखते हैं कि दिहाड़ी कामगार वर्ग, और तीसरा आप देखिए स्वरोजगार वर्ग। सरकार अपने आंकड़ों में बेरोजगारी की दर को कम दिखा देती है, परंतु वास्तविकता यह है कि युवा जब एक वेतन आधारित नौकरी नहीं पाता है तो वह अपने परिवार के पारंपरिक व्यवसाय का अंग बन जाता है, और जिसे सरकार द्वारा अनपेड हेल्पर फॉर हाउस होल्ड एंटरप्राइज कहा जाता है। यानी वे लोग जो अपने परिवार के व्यवसाय में समय देना शुरू कर चुके हैं, परंतु उन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। यही कारण है कि सरकारी आंकड़ों में बेरोजगारी कम हो रही है, परंतु जमीनी हकीकत गंभीर है, और गहराई से विचार करने पर देश में फैली हुई गंभीर बेरोजगारी की समस्या के पीछे कुछ प्रमुख कारक जिम्मेदार दिखाई पड़ते हैं, जिसे सरकार को गंभीरता से हल करना होगा। इन समस्याओं के हल से ही युवा शक्ति को आर्थिक शक्ति में परिवर्तित किया जा सकेगा। और एक आपको बता दूं, जो आप लोग देखते हैं ना कि बेरोजगारी पर आप लोग कहीं कुछ लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो सरकार जो आंकड़े देती है उसके एवज में आप लोग ये बता सकते हैं कि सरकार जिस तरह से आंकड़े देती है उसमें कहाँ कमियां हैं। उसकी आलोचना के तौर पर, कमियों के तौर पर आप इसमें बता सकते हैं। एक आप लोग बेरोजगारी समस्या के लिए गुणवत्ताहीन शिक्षा को भी दोष दे सकते हैं। हमारे देश में आप देखें पीएचडी करने वाला ग्रेड 4 की नौकरी के लिए पेपर देता है ना। किसी भी नौकरी के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और वह देश की सबसे प्रमुख एवं गंभीर चुनौती बनकर उभरी है। देश भर में आप देखिए बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज खुल रहे हैं, परंतु उनकी गुणवत्ता नादारद है। वर्तमान में देश का शिक्षा उद्योग 117 अरब डॉलर का है, जो 2030 तक 313 अरब डॉलर का हो जाएगा। लेकिन भारत के शिक्षण संस्थानों की निम्न गुणवत्ता भी जग जाहिर है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में लगभग हर साल भारत में शिक्षा की दुर्दशा को दर्शाया जाता है। विश्व बैंक भी इस पर चिंता जता चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष भारत में 1.3 करोड़ लोग नौकरियां ज्वाइन करते हैं, लेकिन 4 में से एक एमबीए, 5 में से एक इंजीनियर, 10 में से एक ग्रेजुएट ही नौकरी के योग्य होता है। यहाँ 3 संस्थाओं के बारे में बात हुई है, इनके बारे में जरूर याद रखिएगा। और संस्थाओं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो संस्थाएं आंकड़े देती हैं, जो रिपोर्ट देती हैं, उनका उल्लेख भी आपको आंसर राइटिंग में करना है, निबंध में करना है। देखिए आईएलओ की बात करें तो हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 1919 में हुई थी इसकी स्थापना, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। ये भी आप लोग जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, इसके बारे में भी याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में कहां? स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। कॉलोनी देखते हैं ना स्विट्जरलैंड में, वहीं इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। भारत की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से थियोरेटिकल और असाइनमेंट व नंबरों की इर्द गिर्द घूमती है, जिस कारण नौकरियों की आवश्यकता के अनुरूप उचित कौशल नहीं होने के कारण नौकरी मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक प्रतिष्ठित मानव संसाधन रिसर्च संस्था के ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत के केवल बता दिया करिए 45% ग्रेजुएट ही उद्योग जगत की आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं। एक तरफ विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने वाली सरकार तो दूसरी तरफ कार्यबल तैयार करने की दिशा में ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पा रही है।
ये असंगत कौशल विकास। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट बताती है कि आज भी देश के 85% स्कूलों में वोकेशनल कोर्स की उपलब्धता नहीं हो सकी है। स्किल इंडिया मिशन के लक्ष्य को भी सरकार पाने में सफल नहीं रह सकी है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के 2015 के आंकड़ों के अनुसार देश के मात्र 2.7% वर्क फोर्स को ही औपचारिक कार्यक्षेत्र में शिक्षण मिल पाया था, और जबकि अमेरिका में 52% लोगों को, जापान में 80% और दक्षिण कोरिया में आप देखिए 96% लोगों को औपचारिक प्रशिक्षण मिलता है। और सरकार की रिपोर्ट भी यह बताती है कि स्किल इंडिया मिशन के तहत ट्रेंड युवाओं को भी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। प्रशिक्षित युवाओं में मात्र 20% ही ऐसे हैं जिन्हें नौकरियां मिल पा रही हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आप देखिए 2015 से 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, परंतु अब तक इसके परिणाम अपेक्षित नहीं दिखे हैं। और बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली कौशल विकास योजनाएं निम्न गुणवत्ता की हैं और पहले से विकसित कौशल को मात्र सर्टिफाई करते हैं, ना कि किसी को नए विषय में इस स्तर का एक्सपर्ट बनाती हैं कि वह बाजार में आप देखते हैं कि एक अच्छी नौकरी पा सकें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कोर्स बेहद कम समय का, जिसमें मानक कौशल विकास संभव नहीं है। मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा 2006 में लाए गए नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम की भी यही दुर्दशा है, और इस योजना का लक्ष्य 2020 तक 50 लाख अप्रेंटिस को तैयार करने का था, परंतु 2022 तक देश में मात्र 20 लाख युवा ही इस योजना का लाभ ले सके थे। और आप देखिए उपयुक्त विचार यह सिद्ध करते हैं कि देश को इस दिशा में किसी नए परियोजनाओं की आवश्यकता नहीं है, अब तो पहले से ही बनाई गई योजनाओं के बेहतर ढंग से क्रियान्वयन की आवश्यकता है। ऐसे में भारत सरकार को जर्मनी तथा स्विट्जरलैंड के कौशल विकास कार्यक्रमों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, जहां युवाओं को औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाता है। सरकार को हर युवा के लिए अप्रेंटिसशिप अनिवार्य करना चाहिए, इससे उनकी उद्योग जगत के अनुरूप कुशलता बढ़ेगी। रिक्तियों और नए पदों का सृजन, तो वस्तुतः लोगों के अंदर एक भ्रम है कि हमारे देश के सरकारी तंत्र में बहुत अधिक नौकरियां हैं, जबकि एक शोध रिपोर्ट के अनुसार प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत में मात्र 16 सरकारी कर्मचारी हैं, जबकि चीन में आप देखिए 57 तथा अमेरिका में 77 हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सरकार के पास केंद्र में 10 लाख नौकरियों की वैकेंसी थी, जिसे बिना भरे हुई सरकार लोकसभा चुनाव में गई, जबकि मोदी सरकार को यह पता था कि युवाओं में बेरोजगारी को लेकर नाराजगी है। एक तरफ तो सरकार खाली वैकेंसी को नहीं भर पा रही है, तो ऐसे में नए पदों के सृजन के बारे में कैसे अपेक्षा की जाए। एक सरकारी अध्ययन के अनुसार देश में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की संख्या लगभग आप देखिए 84.4 हजार है, जबकि एक ट्रैफिक पुलिस के ऊपर लगभग आप देखिए 3300 गाड़ियों के प्रबंधन का दबाव है। अब सोचिए, मानक आंकड़ों के अनुसार यह अनुपात 1000 गाड़ियों का होना चाहिए। नागरिक पुलिस के क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या के अनुसार थानों तथा पुलिस चौकियों की भारी मात्रा में आवश्यकता है, और चिकित्सकों क्षेत्र में डॉक्टरों की बड़ी मांग है। इसी प्रकार से पीएसयू तथा सरकारी बैंकों में भी बहुत सारी रिक्तियां तथा नए पदों के सृजन पर सरकार को शीघ्रता से कार्य करना चाहिए। और एक बात आपको बता दूं, ये शायद आप लोगों को मालूम होगा, नहीं होगा तो बता देता हूं। क्या बता देता हूं कि रेलवे में आप देख लीजिए कितने पद खाली डले हुए, वही नहीं भर रहा है, नए पदों को कहां से लाएंगे। सरकार को देश में चल रही रेल, सड़क तथा इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी परियोजनाओं में मशीनों एवं मानवीय श्रम के बीच सही संतुलन बैठाते हुए लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के क्रम में यदि आवश्यकता हो तो मशीनों के प्रयोग को सीमित करते हुए रोजगार पैदा करना चाहिए। यदि मशीनों की जगह मानवीय श्रम के कारण किसी प्रोजेक्ट में थोड़ा विलंब हो तो फिर भी सरकार को संतुलित रूप से मानवीय श्रम आधारित कार्यों को प्रोत्साहन देकर अपने विपुल जनसंख्या में पैदा हुई बेरोजगारी की समस्या को कम करने की ओर प्रयास करना चाहिए। कम से कम रोजगार तो मिलेगा। यदि सरकार यूथ स्ट्रेस को कम करने के लिए चैतन्य होकर कार्य करेगी तो उससे देश में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा और युवा विकसित भारत में इस अभियान में अपना पूर्ण योगदान दे पाएंगे। इसे पर्यटन नहीं कहते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही। चलिए, देखना हो तो देख सकते हैं। मदरसों में पनप रहा भ्रष्टाचार, काफी बातें हो रही। मध्य प्रदेश में इन दिनों मदरसा में शिक्षा ले रहे हिंदू बच्चों का मुद्दा गरमाया हुआ है। चलिए, पढ़ना हो तो देख सकते हैं। अखिलेश की रणनीति का असर, जो अखिलेश को आप देखिए उत्तर प्रदेश में सफलता मिली, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। बहुत राजनीति पर बातें हो चुकी हैं।
देखना हो तो देख सकते हैं। तो ये दैनिक जागरण का संपादकीय पाठ है। एक आर्टिकल बड़ा अच्छा और बड़ा अच्छा कहिए, ये रहता है जनसत्ता का। तो विकास में बाधक लैंगिक भेदभाव, ये मुझे लगता है आपको सबको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, और इस तरह के आर्टिकल रहे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा और बड़ी मदद होगी हम लोगों को। वैश्विक आर्थिक मंच के वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत 2 पायदान नीचे खिसक कर 129वें स्थान पर पहुंच गया है। ये वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक की बात हो रही है। जब आप लोग लैंगिक समानता की बात करते हैं, लैंगिक असमानता की बात करते हैं, तो इस रिपोर्ट को भी वहां आप लोग उल्लेख कर सकते हैं, इस संस्था के द्वारा जारी की गई। इस सूचकांक में भारत अपने पड़ोसी बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान के बाद 5वें स्थान पर है। हालांकि आप देखिए, माध्यमिक शिक्षा में नामांकन के मामले में भारत में सबसे अच्छी लैंगिक समानता प्रकट की है, और आर्थिक भागीदारी और अवसर मापदंडों में भी हल्का सुधार हुआ है। आर्थिक समानता अंक पिछले 4 वर्षों में ऊपर की ओर बढ़ा है। वैश्विक आर्थिक मंच के अनुसार विश्व ने लैंगिक असमानता को 68.5% तक कम कर दिया है, लेकिन वर्तमान गति से पूर्ण लैंगिक असमानता प्रस्तुत करने के लिए 34 साल का समय लगेगा। इस रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में लैंगिक अंतर सूचकांक की बात छोड़ दें तो भी यह किसी से छिपा नहीं कि इस प्रगतिशील दौर में भी महिलाओं को कार्यस्थल पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये आप लोग भी आसपास देख लेते होंगे आराम से, और हम उन्हें जरूरी सुरक्षा व्यवस्था तक उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। एक तरफ महिलाएं सफलता की नई कहानियां लिख रही हैं, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दूसरी तरफ उन पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। यह विचार का विषय है कि महिलाओं के संदर्भ में बड़ी बड़ी बातें करने वाला यह समाज इस मुद्दे पर खोखला आदर्शवाद क्यों अपना लेता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अभी तक महिलाओं को सम्मान देना नहीं सीख पाए हैं, लेकिन महिलाएं हमारे ऐसे इस व्यवहार से बेपरवाह हमें सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। हमारे देश की बेटियां ने यह कई बार सिद्ध किया है कि अगर उन्हें प्रोत्साहन और सम्मान दिया जाए तो भी हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक नई पहचान दिला सकती हैं। और उन्हीं बेटियों के साथ फिर किस तरह का भेदभाव होता है आप सभी जानते हैं, और नेता नगरी में वो बच भी जाते हैं जो अत्याचार करते हैं। मगर हमारे समाज में आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी बेटियां वह सम्मान प्राप्त नहीं कर पाई जिसकी बेहकदार हैं। यह ठीक है कि इस दौर में बेटियों को लेकर समाज की सोच बदल रही है। परिवार बेटियों के पालन पोषण और शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के सामूहिक मन में बेटियों को लेकर एक अजीब सी नकारात्मकता है। समाज की यह नकारात्मकता लड़कियों के आत्मविश्वास को कम करती है। जो लड़कियां इस नकारात्मकता को चुनौती के रूप में लेती हैं, वो एक ना एक दिन सफलता का परचम जरूर लहराती हैं। और यह विडंबना ही है कि शिक्षित होने के बावजूद हम अभी आत्मिक रूप से विकास नहीं कर पाए हैं। पितृसत्तात्मक समाज में लड़कियों को रोज नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस दौर में हमारे समाज के एक छोटे से तबके में लड़कियों को पूरी छूट दी जाने लगी है, लेकिन यहाँ उनकी चुनौतियां अलग ही होती हैं। कुल मिलाकर पितृसत्तात्मक समाज लड़कियों के लिए अनेक तरह के अवरोध खड़े कर दे रहा है। यह समाज इन अवरोधों के समर्थन में अलग तरह के तर्क गढ़ता है। यह जानते हुए भी इन तर्कों का कोई आधार नहीं है। यह समाज इन तर्कों को नियमों की तरह लड़कियों पर लादता है, और जब हम इन आधारहीन नियमों को सिर्फ लड़कियों पर लादते हैं तो एक तरह से हम पितृसत्ता को पुनः प्रतिष्ठित करते हैं। 21वीं सदी में भी अगर लड़कियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करने पर ताने सुनने पड़े तो हम यह सोचना होगा कि हमारी प्रगतिशीलता में कहाँ कमी रह गई है। और ऐसा नहीं है, देखिए लड़कियों को जहां मौका मिल रहा है बहुत बेहतर कर भी पा रही हैं। केवल खोखले आदर्शों वाली बड़ी बड़ी बातें करने से समाज में प्रगतिशीलता नहीं आती है। प्रगतिशील बनने के लिए हमें बहुत सड़ी गली परंपराओं को तोड़ना त्यागना पड़ता है। केवल डिग्रियां बटोरकर शिक्षित हो जाना ही समाज की प्रगतिशीलता का प्रमाण नहीं है। शिक्षा ग्रहण कर समाज के हर वर्ग के उत्थान में उसका उपयोग करना ही सच्ची प्रगतिशीलता नहीं है। इस दौर में विचारणीय प्रश्न यह भी है कि क्या हम लड़कियों और महिलाओं के संदर्भ में सच्चे अर्थों में प्रगतिशील हैं? क्या लड़कियों को पढ़ाना लिखाना और आधुनिक परिधान बनने की अनुमति देना ही प्रगतिशीलता है? दरअसल हम प्रगतिशीलता का अर्थ बहुत संकुचित कर देते हैं। 21वीं सदी में भी अगर हम लड़कियों की रक्षा नहीं कर सकते तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि खेल आदि अपनी रुचि के विषय में भी लड़कियों को अनेक स्तर पर चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। छोटी उम्र में अनेक लड़कियों को समाज के डर से अपने शौक की कुर्बानी देनी पड़ती। इसलिए हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं प्रतिभाएं जन्म ही नहीं ले पा रही हैं।
और फिर असमय दम तोड़ देती हैं। जो महिलाएं प्रतिभाएं परिवार के प्रोत्साहन के से खेलों की तरफ रुख करती हैं, उन्हें भी अनेक पापड़ बेलने पड़ते हैं। खेल जगत में आप देखिए महिला खिलाड़ियों को पकपर पर पित्त सत्ता की चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। बार बार आप देखिए महिला होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। कुछ समय पहले महिला खिलाड़ियों के शोषण की घटनाएं प्रकाश में आई थी। कई बार आप देखिए ऐसी घटनाएं प्रकाश में नहीं आ पाती हैं और खिलाड़ियों को ताउम्र यह दर्द झेलना पड़ता है। ऐसी घटनाएं और ऐसे वातावरण को देखकर अक्सर परिवारों का मनोबल भी टूट जाता है और वे अपनी बेटियों को खेल के क्षेत्र में भेजने से कतराने लगते हैं, डरने लगते हैं। रही कसर खेल जगत में पसरी राजनीति पूरी तरह कर देती है। और विडंबना यह है कि एक तरफ बेटियां खेलों में पसरी राजनीति से जूझती हैं तो दूसरी तरफ समाज में पसरी राजनीति उनकी राह में कांटे बिछा देती है। बेटियां और महिलाओं के खिलाफ समाज में पसरी यह राजनीति आखिरकार सामाजिक विकास के पीछे धकेलती है। फलस्वरूप आप देखिए बेटों और बेटियों में अनेक स्तरों पर एक अंतर बना रहता है। यह अंतर विद्यमान रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दौर में भी बेटियों और महिलाओं के खिलाफ अपराध की बढ़ती घटनाओं और उन पर घर के भीतर और बाहर लगातार हो रहे हमले की इस बात का जवाब आप देखते हैं कि इस बात का प्रमाण है कि हम आज भी अपनी सोच नहीं बदल पाते हैं। इस तथ्य को गलत सिद्ध करने के लिए यह कहा जा सकता है कि सारा समाज ऐसा नहीं है, लेकिन वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। तमाम उदाहरण हैं जिनसे बार बार यह सामने आती है कि हमारी सोच में कोई ना कोई खोट जरूर है। सुखद यह है कि इस माहौल में भी लड़कियां और महिलाओं के हौसले बुलंद हैं और वे लगातार सफलताओं की नई कहानियां लिख रहे हैं। और अब जरूरत इस बात की कि हम लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी और हमें यह समझना होगा कि इस दौर में लैंगिक भेदभाव हमारे समाज पर काले धब्बे की तरह है। देखिए महिलाओं की स्थिति पर आप लोग कहीं कुछ लिख रहे हैं तो आप देखेंगे कि क्या करना है आपको, उनकी जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, उनमें लिखना चाहिए आपको। फिर सरकार की तरफ से क्या पहल की जा रही है उनके बारे में लिख दिया करिएगा। यानी कि 360 घुमा के लिखना है डिग्री। और आप देखिए बहुत सारी, ऐसा नहीं है, इतिहास से मैं कहता हूँ शुरुआत करिए आप लोग प्राचीन से। ऐसा नहीं कि हमेशा महिलाएं पिछड़ी रही, कुछ महिलाएं आप देखते हैं कि शक्तिशाली हुई हैं। तो प्राचीन भारत से आपको शुरू करना है अभी तक वर्तमान तक, और उदाहरण दे दिया करिएगा आप लोग। सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, आप देखेंगे उज्ज्वला योजना हो गई, जनधन योजना हो गई, लाडली बहना योजना हो गई। तो इस तरह इनका भी उल्लेख आप कर सकते हैं। ये सब ध्यान रखेंगे आप लोग हर पहलू को, तो आपका आंसर मजबूत होगा, निबंध मजबूत स्थिति में होगा। और जब मजबूत स्थिति में होगा तो आप सभी जानते हैं कि आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो इस तरह से आपकी आज की संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बताइए। ठीक है, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से मेहनत करिए। ठीक है, धन्यवाद।